नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत शानदार ही होगी। और अब हम करते हैं वापस अपने ट्रैक पे आते हैं, पढ़ाई पर लौटते हैं। और आज हम कर रहे हैं साइको टेस्ट के बारे में, टेबल टेस्ट के बारे में बात करें। टेबल टेस्ट एक फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का भाग होता है। जो टेबल टेस्ट है इसके मैं इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट रूल बताने वाला हूँ। इस लेक्चर में कंप्लीट रूल की बात करूंगा। जितने भी इसके नियम हैं उन सभी नियमों के ऊपर हम हर चीज से फोकस करके चेक करेंगे। तो सभी नियमों को वन बाय वन देखते जाएंगे और आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखना। सबसे पहला ये जो बात करें टेबल टेस्ट, इसमें हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो टाइम होगा वो टाइम है आपके पास 5 मिनट का। 5 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं किस टाइप से, और ध्यान से देखना कि ये तो होती है आपके पास पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो। तो ये तो होती है आपके पास रो, और ये होते हैं आपके पास कॉलम। तो ये रो, और हमें रो और कॉलम पढ़ना है, ठीक है। तो रो और कॉलम को ध्यान से देखना है कि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं पंक्ति या रो, या इसे लाइन भी बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं कॉलम या स्तंभ। कॉलम या स्तंभ जो कि खड़ी रेखा है, जो खड़ा डब्बा है, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आता है तो इसके बीच वाले भाग में ए बी सी डी ई में से आएगा। यदि यहां पर ए बी सी डी ई और यहां पर भी ए बी सी डी ई आता है तो यहां पर अंक लिखा हुआ आएगा। यानी कि हमारे पास टेबल दो प्रकार की हो गई है। एक तो हो गई हमारे पास लेटर यानी अक्षर वाली, और दूसरी अंक यानी नंबर वाली। तो ये जो है लेटर वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि सभी के सभी लेटर हैं। अब देखो मैं वन बाय वन हर चीज के बारे में चर्चा करूं। पंक्ति 1, देखो पंक्ति 1 का मतलब यह है। अब देखो, और पंक्ति 1 पंक्ति 2 का मतलब ये हो गया, पंक्ति 3 हो गई, ये पंक्ति 4 हो गई, ये पंक्ति 5 हो गई। ये स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4 और स्तंभ 5 हो गए। तो हमारे पास पंक्ति और स्तंभ का क्या होगा, समूह। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं पंक्ति 1 स्तंभ 1। पंक्ति 1 स्तंभ 1 के सामने क्या है, ए। पंक्ति 2 स्तंभ 2 के सामने क्या दिख रहा है, डी। पंक्ति 3 स्तंभ 3 के बारे में क्या दिख रहा है, सी। पंक्ति 4 स्तंभ 4 क्या दिख रहा है, ई। और पंक्ति 5 स्तंभ 5 के बारे में क्या दिख रहा है, डी। तो ये हमारे पास है ए डी सी ई डी, जो कि हमारे पास पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है तो उनमें जो एक लाइन बनती है उनमें बीचों बीच क्या है, सी। क्योंकि ये लाइन बनती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, विकर्ण, जिसके अभी हम चर्चा करने वाले। इसके बीचों बीच क्या होता है, सी। आप ये पूरी टेबल देख रहे हैं, ध्यान से देख लो। इस टेबल का पहला अक्षर कौन सा है, ए। इस टेबल का पहला अक्षर कौन सा, ए, क्योंकि टेबल यहां से शुरू होती है। टेबल का अंतिम अक्षर क्या है, डी, क्योंकि टेबल इस बिंदु पर पंक्ति 5 स्तंभ 5 में क्या होती है, खत्म, और पंक्ति 1 स्तंभ 1 से क्या होती है, शुरू, ठीक है। और इस टेबल का, इस पूरी तालिका का मध्य अक्षर क्या हो गया भाई, सी। इस पूरी तालिका में बराबर बीचों बीच क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो ये मध्य अक्षर हो गया। क्लियर है। अब देखो यदि मैं कहूं कि पंक्ति 1 में चौथा अक्षर, पंक्ति 1 में चौथा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है भाई, बी आया। आप ये नहीं 1 2 3 4 इधर से काउंट नहीं करना है। जब तक कि आपको दाएं से कहा ना जाए तब तक आपको उधर से नहीं चलना, आपको इधर से चलना है। क्योंकि हमारे पास जो टेबल है इस तरफ से शुरू हो रही है, उधर से शुरू नहीं हो रही। अब देखना दूसरा पॉइंट, आराम से ध्यान से समझते जाना कि अब आपके पास ये ए बी सी डी ई पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके अक्षरों को ध्यान से देखते हैं। बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। बायां यानी कि लेफ्ट, और दायां यानी कि राइट। बायां और दायां सेम वैसा ही होता है जैसा आपका है। ये आपका बायां है तो इधर से चलना है, ये आपका दायां है तो इधर से चलना है। इधर से आने का मतलब दाईं ओर से, और इधर से आने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बाईं ओर से। पंक्ति 5 में बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, सी। जबकि पंक्ति 5 में दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, ए। पंक्ति 5 में बाईं ओर से दूसरा अक्षर सी, और पंक्ति 5 में दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा हो गया, ए। अभी देखो हमने बाएं और दायां देख लिया। बाएं और दायां में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पंक्तियों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्तंभ के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, बायां और दायां के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब आते हैं हम अगला शब्द से और के पर। से और के, अब देखो मेरा सवाल यह है, पंक्ति एक में जो सी है, सी के दाएं दूसरा, सी के दाएं दूसरा, सी के दाएं दूसरे की बात करूंगा तो सी के मतलब सी खुद कैलकुलेट नहीं होगा, अगले से स्टार्ट करना, पहला और दूसरा कौन सा आएगा भाई, बी, ठीक है ना। यानी कि के कह दिया ना के बाद, तो के बाद में खुद इंक्लूड नहीं होता है, खुद के बाद में क्या होता है, स्वयं क्या हो जाता है, खुद एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड रहेगा, बाहर रहेगा, ये काउंटिंग में नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं लिख दूं से बाद, तो स्वयं क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट हो जाएगा, स्वयं कैलकुलेट हो जाएगा, इंक्लूड आ जाएगा। देख लो, यदि मैं कहूं सी से दाएं दूसरा, सी से दाएं दूसरा, सी से दाएं दूसरा मतलब सी काउंट हो गया, तो पहला सी और दूसरा क्या गया, डी। ये के और से के शब्द का अर्थ है, यानी सी के दाएं दूसरा तो आ गया भाई बी, और सी से दाएं दूसरा, सी से सी, पहला सी, दूसरा क्या आएगा, डी। तो इस प्रकार आप आंसर दे रहे हो, और आप आंसर दे किस में रहे हो भाई, पहली पंक्ति में, पंक्ति 1 में, नहीं तो आप पंक्ति 2 में चले जाएंगे, पंक्ति 1 में। ये आप आंसर किसके दे रहे हैं, पंक्ति 1 के। तो से और के के कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब आता है ऊपर नीचे, यदि मैं कहूं कि भाई इस बी के ऊपर क्या है, सी, सी के ऊपर क्या है, ए है, और ये बी के नीचे क्या है, ई, ई के नीचे क्या है, डी, यानी स्तंभ में जो चलते हैं ऊपर नीचे होता है, पंक्ति में जब चलते हैं वो दायां बायां होता है। पंक्ति में दायां बायां वैसे ही होता है जैसा आपका दायां बायां है, और इस स्तंभ में भी ऊपर नीचे वैसे ही होता है जो आपका ऊपर नीचे चल रहा है। जैसे बी के ऊपर क्या आ रहा है, डी, और बी के नीचे क्या आ रहा है, सी, और इस सी के नीचे बी, और इसके नीचे भी क्या आ रहा है, बी। यानी अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें बी सर्वाधिक बार आया, तो आप कहेंगे स्तंभ 3। ऐसे कौन सा स्तंभ है जिसमें बी सर्वाधिक आया, तो आप क्या कहेंगे, स्तंभ 3। 3 का मतलब क्या गया भाई, सी, ए का मतलब ए, 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी, और 4 का मतलब क्या होता है, डी। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा सी, स्तंभ 3 में बी सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, और किसी भी पंक्ति में इतनी बार नहीं आया हुआ है, स्तंभ में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास अर्थ हो गया से और के का। अब देखो कि आपके पास शब्द आता है कि इसको उल्टे क्रम में लिखने वाला, पंक्ति 1 को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ए सी डी बी ई है, यदि इसको उल्टे क्रम में लिखोगे तो आपके पास यहां पर इस प्रकार हो जाएगा भाई कि यहां क्या आएगा, सबसे पहला जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट आ जाएगा, तो आएगा पहला आएगा ई, फिर क्या आ जाएगा भाई बी, और डी तो आपका एज इट इज रहेगा, डी तो यहां का यही रहना है, ये सी चला जाएगा यहां पर, और ए आ जाएगी यहां पर। ये पंक्ति पहली को उल्टे क्रम में लिखने पर, पहली पंक्ति को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब आपको यदि मान लो क्या है, अब मैं वापस इसको रब कर देता हूं कि पहले स्तंभ को उल्टे क्रम में लिखने पर, तो पहले स्तंभ उल्टा क्रम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी जाएगा ऊपर, फिर क्या जाएगा भाई ई, फिर बी तो एच डी जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर क्या जाएगा ए। तो ये आपने किसको उल्टे क्रम में लिख दिया, स्तंभ को। पहले आपने पंक्ति को उल्टे क्रम में लिखा, अब आपने किसको उल्टे क्रम में लिख दिया, स्तंभ को। तो ये पंक्ति और स्तंभ को उल्टे क्रम में इस प्रकार लिखा जा रहा है। क्लियर है भाई, यहां तक तो आपको किसी को कोई डाउट्स नहीं है। ओके, अब देखो कि मैं उल्टा क्रम नहीं लिख के ये प्रश्न आए कि पंक्ति 1 तथा पंक्ति 4 को आपस में बदल दिया जाए। पहले तो मैंने उल्टा क्रम में लिखा, अब आपस में बदलना है। आपस में बदलने का मतलब है कि ये ई चला जाएगा यहां पर, ये ए आ जाएगा यहां पर, ये ए चला जाएगा वहां पर, ये सी आ जाएगा यहां पर, ये बी चला जाएगा वहां पर, डी आ जाएगा यहां पर, ई चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, और सी चला जाएगा ऊपर और ई आ जाएगा नीचे। यानी कि मैंने क्या किया, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 4 को आपस में बदल दिया। पंक्ति 1 तथा 4 को आपस में इस प्रकार बदल दिया जाता है। तो जो मैंने रेड से लिखा वो नई पंक्तियां बन गई, ठीक है। अब यदि आपको स्तंभ को आपस में बदल देते हैं, देखना ध्यान से, यदि आपस में स्तंभ को बदल दिया जाए, ये हमारे पास स्तंभ है, स्तंभ 2 तथा 3 को आपस में बदल दिया जाए तो डी आएगा, फिर इधर सी आ जाएगा, ये बी इधर, ये डी उधर, ये सी इधर, ये ए उधर, ये बी इस तरफ और ये ए इस तरफ आ जाएगा, ये बी इस तरफ आएगा, ये सी इस तरफ आ जाएगा। यानी कि आपके पास इस प्रकार का एक सेगमेंट बन जाएगा, जो कि स्तंभ 3 में उसको स्तंभ 2 में लिख दो, जो स्तंभ 2 में उसको स्तंभ 3 में लिख दो, और ये आपके पास इस प्रकार का क्रिएट हो जाएगा, एक नई तालिका का निर्माण हो जाएगा।
ये आपके पास स्तंभ 2 स्तंभ 3 कंप्लीट बन रहा है, यहां तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखते हम आगे विकर्ण के बारे में बात। विकर्ण की चर्चा ध्यान से रखना, विकर्ण है कितने, टोटल विकर्ण होते हैं 4। चारों विकर्ण को मतलब है सभी विकर्ण। अब इसको समझना आप, ठीक है भाई, कि आपके 4 विकर्ण है कौन से, एक तो है पंक्ति 1 विकर्ण और एक है पंक्ति 5 विकर्ण। पंक्ति 1 विकर्ण का मतलब यहां से शुरू हो रहा है ये विकर्ण है, पंक्ति 5 का मतलब ये विकर्ण है। पंक्ति 1 विकर्ण जो कहते हैं उससे भी स्तंभ 1 विकर्ण होता है, वो सेम ही होता है, जो पंक्ति 1 होता है वही स्तंभ 1 होता है, लेकिन दोनों अलग अलग काउंट में माने जाते हैं। तो स्तंभ 1 विकर्ण कौन सा हो गया भाई ये, और स्तंभ 5 विकर्ण वहां से शुरू होता है। स्तंभ 5 विकर्ण ई से शुरू होगा, जबकि पंक्ति 5 विकर्ण इस डी से शुरू होगा, ये अंतर है इसमें। और ये आपके पास आ गया स्तंभ 5 विकर्ण। यदि मैं कहूं स्तंभ 5 विकर्ण का अंतिम अंक क्या है, तो आपको स्तंभ 5 विकर्ण ई से शुरू हुआ, अंतिम अंक क्या है डी। लेकिन जैसे मैं पूछूं पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अंक क्या, तो आप आंसर क्या देंगे ई। ये चेंजेस है। अब यदि प्रश्न आए कि चारों विकर्ण को उल्टे क्रम में लिख दो, 4 विकर्ण, वास्तव में विकर्ण आपको कितने दिख रहे हैं, 2, क्योंकि आपको तो ये दिख रहे हैं ना भाई, तो आप कहेंगे भाई ये तो 2 ही विकर्ण है, लेकिन इन्हें चारों विकर्ण बोला जाता है। चारों विकर्ण बोलने का कारण क्या है, चारों विकर्ण बोलने का कारण ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बी है, समझना आप इसको, बी के, अब देखो विकर्ण 4 है, इस बी के विकर्ण कितने हैं 4, इसी प्रकार सी के भी तो विकर्ण 4 ही है। तो बी के 4 विकर्ण कौन से हैं, मैं आपको कहूं ऊपर दाएं, ऊपर मतलब क्या होगा, ऊपर वाली तरफ जाना है, दाएं मतलब इधर जाना, ऊपर दाएं विकर्ण कौन सा हो गया भाई ये ऊपर दाएं। और फिर मैं कहूं ऊपर बाएं, ऊपर बाएं की तरफ कौन सा आ जाएगा भाई सी। यदि मैं कहूं नीचे दाएं तो ये विकर्ण, और नीचे बाएं तो ये विकर्ण। तो टोटल विकर्ण कितने नाम लिए मैंने 4, क्योंकि किसी भी अक्षर के अधिकतम कितने विकर्ण है 4 है। 4 कौन से, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, नीचे दाएं, नीचे बाएं, 4 विकर्ण। यदि चारों विकर्ण को उल्ट दिया जाए तो वास्तव में वापस सेम आ जाता है। किसी भी तालिका के चारों विकर्णों को बदल दिया जाए तो वापस उन्हें क्या आते हैं, पुनः स्थिति आ जाती है। मैं कहूं पंक्ति 1 विकर्ण को बदलना तो बदल दिया जाएगा, पंक्ति 5 के बदलो तो बदल दिया जाएगा, लेकिन यदि आप चारों विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखने पर तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो पंक्ति चारों विकर्णों के चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि आप देख लो चारों विकर्ण, पहले इसको चेंज करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, और फिर इसको करो, आप देखोगे सेम वापस आ जाएगा। चारों विकर्ण तो यही तो है, 4 विकर्ण आपके पास, पहले इसको चेंज करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, चाहे जैसे मर्जी, चाहे इधर से शुरू हो जाओ, चाहे कोई से किसी भी तरीके से कर लो आप। यदि आप चारों को चेंज करोगे तो सेम क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। ये चारों विकर्णों का बदलने का अर्थ होता है। क्लियर है यहां तक। लेकिन अब देखो दोस्तों कि कुछ जगह पर, जैसे मान लो मेरे पास आएगा पंक्ति 5 के मध्य अक्षर के दाएं दूसरा विकर्ण। अब दाएं दूसरा विकर्ण आप कहोगे बताइए नहीं ऊपर और नीचे, क्योंकि नीचे है ही नहीं, तो बताइए क्यों। दाएं दूसरा विकर्ण देखो बी है, बी कहते एक तो विकर्ण इधर आ रहा है, एक विकर्ण जा रहा है इधर, दाएं दूसरा विकर्ण पहला और दूसरा कौन सा आ जाएगा भाई डी। बी के दाएं दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया डी। ये दाएं तरफ तो यही हुई, क्योंकि इसके नीचे नहीं है। तो यहां पर जो किनारे पर आ रहे हैं, कोई भी अक्षर जो किनारे पर है उसके अधिकतम विकर्ण कितना होता है 2, और कोने पर कोई भी होता है उसका अधिकतम विकर्ण कितना होता है 1, और मध्य तालिका में जितने विकर्ण होते हैं वो कितना होते हैं 4। अब मध्य तालिका का क्या अर्थ है, मध्य तालिका का यह अर्थ है, ये जो तालिका है ये पूरी हमारे पास कहलाती है मध्य तालिका। और तालिका का मध्य अक्षर हमारे पास क्या होता है भाई, ये बीच वाला, ये जो मैंने रेड में किया ये कहलाती है मध्य तालिका। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जब आपको आयताकार बने, त्रिभुज बने, चतुर्भुज बने, त्रिभुज कैसे बने कि जैसे मान लो एक, समझना आप ध्यान से, अभी विकर्ण देख रहे हैं, अब मैं कहता हूं ए से शुरू हो, ए से जाओ आप ई तक, ई से होके आप आओ सी तक, सी से पुनः आ जाओ ए तक, आगे। तो मैं पूछूं इस तालिका में मध्यम अक्षर कौन सा, बी, क्योंकि ये देखो आप ऐसे काउंट मत करना, ऐसे काउंट करोगे तो सारे अक्षर तो क्या हो जाएंगे 5 6 7 8 अक्षर हो जाएंगे, मध्य में कहां ढूंढोगे। तो ए सी डी बी ई सी डी ए आ गए, लेकिन बीच में कौन बच गया बी। तो इस त्रिभुज का मध्य अक्षर हमारे पास क्या बन गया, बी बन गया। ये ध्यान रखना आपको। यदि मैं डी से यहां पर घूमूं तो इस प्रकार यदि मैं घूमता हूं, इस प्रकार यदि मैं घूमता हूं तो इस चतुर्भुज का मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा सी।
तो ये ध्यान रखना मध्य अक्षर किस प्रकार बताया जाता है। अब आते हैं विकर्णों के इंटरचेंज पर। विकर्ण दो प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, एक स्तंभ से और दूसरा पंक्ति से। यानी कि मैं कहता हूं कि जो हमारे पास विकर्ण है, विकर्ण के पंक्तियों को आपस में बदल दिया। विकर्ण की पंक्तियां बदलनी है, पंक्ति तो ये चल रही है, विकर्ण की पंक्ति बदलने का अर्थ ये हो गया कि ये ए है वो कहां पर आ गया भाई, ये तो एक विकर्ण हमारे पास ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा भाई डी, और डी की जगह क्या आ जाएगा ए। अब देखो विकर्ण के बाद में ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, कौन सा बदलेगा, जो विकर्ण के ऊपर आएगा। अब देखो डी है ऊपर, जो हो जाएगा नीचे, ये जाएगा यहां पर, ठीक है। अब आगे सी तो एच डी रहेगा, अब सी और ई है ये बदलेंगे, ये बदलेंगे तो ई जाएगा ऊपर, सी आ जाएगा नीचे। और अब देखो आगे चलो, ये डी और ई ऊपर जाएगा, डी नीचे आएगा। तो ये हमने क्या बदले, जो भी बदले ये बदले विकर्ण को पंक्तियों, यानी कि विकर्ण की पंक्तियां बदली, विकर्ण के स्तंभ नहीं बदले। जैसे मेरे पास यदि ए पहले भी एक स्तंभ था, अभी भी पहले ही स्तंभ है, स्तंभ का बदला नहीं हुआ, लेकिन पहली पंक्ति में था, पांचवी में चला गया। पंक्तियां बदली है, स्तंभ नहीं बदले हैं। स्तंभ बदलने का अर्थ होता है अलग। स्तंभ बदलने का अर्थ क्या होता है भाई, स्तंभ बदलने का अर्थ यह होता है कि ए को किससे बदलना है, इस ई से, इस डी को इस सी से, ये तो सी एच डी, ये ए किससे बदलेगा ई से, और ये डी किससे बदलेगा डी से। तो ये आपके पास स्तंभ बदलना है, और ये आपके पास क्या बदलनी है, पंक्तियां। तो आपके पास पंक्तियां बदलेगी, आपके पास स्तंभ बदलेंगे। विकर्ण के पंक्तियां और स्तंभ को इस प्रकार बदला जाता है, यहां तक भी आपको कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आता है आपके पास शब्द, जैसे मान लो ऐसा, यदि सी है, यदि सी के ऊपर नीचे समान अक्षर है, तो है कि नहीं समान अक्षर, बिल्कुल समान है, ऊपर नीचे, अगल बगल, अगल बगल इधर हो जाते हैं, अगल बगल ये हो जाते हैं, ये क्या चल जाते हैं ऊपर नीचे, और ये क्या हो जाता है हमारे पास अगल बगल, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगल बगल का ध्यान रखना कि आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। के बाद से बाद ध्यान रखना, और एक आता बारंबार, तो या फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार किसकी पुनरावृत्ति हुई। यदि मैं कहता हूं इस टेबल में सबसे ज्यादा बार किसकी पुनरावृत्ति, तो बी की। सबसे ज्यादा अक्षर कौन सा आएगा, ढूंढ लो आप, कौन सा मिलेगा, बी, यानी सबसे ज्यादा अक्षर आया बी। और पूछे कि सबसे ज्यादा बार अक्षर आया है वो किस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार आया, सी में, क्योंकि बी आया सबसे ज्यादा, और बी सबसे ज्यादा बार किस में है भाई, स्तंभ 3 में। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है सबसे कम बार कौन सा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा है। यदि आपको ये यहां से इस प्रकार ए से होते हुए ई पर भेजे, यहां से ई घूमते हुए, तो आपके मध्य में क्या बन जाता है, ई। आप ए से लेके या डी तक आते हो इस रास्ते होते हुए, ठीक है ना, इस रास्ते ए से ई से डी, तो मध्य में क्या आता है, ई। लेकिन यदि आप ई से डी तक आते हो तो मध्य में क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो ये मध्य का जो शब्द बताया जा रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या होता है कि इसका टेबल का रूल बहुत कठिन नहीं है, सिंपल रूल है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक शब्द होता है अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है कि किसी भी दिशा में जा रहे हैं तुरंत बाद का, पूर्ववर्ती का मतलब होता है तुरंत पहले। अनुवर्ती हो रहा है तुरंत बाद का, और पूर्ववर्ती हो रहा है तुरंत पहले। तो ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का अर्थ होता है। तो ये जो टेबल टेस्ट के आप जो रूल देख रहे हो, यानी कि मोस्ट केस क्या है, बदलना है। अब देखो एक सवाल जब आता है, कैसे लिखता है, पंक्ति 5 तथा स्तंभ 1 को उल्टे क्रम में लिखने पर फिर फला फला चीज दे देता है, कोई भी अलग से क्वेश्चन दे देता है। तो आप बदलो मत, आप पहले सही रखो, सीधी में देखो, आपके लोकेशन आनी चाहिए। यानी प्रश्न आया, कोई भी आया कि पंक्ति 5 तथा स्तंभ 1 को आपस में बदलने पर, यही कहा ना कि भाई पंक्ति 5 तथा स्तंभ 1 को आपस में बदलने पर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मान लो कि आपका आंसर आया ये, तो ये आंसर, जैसे ये लोकेशन ढूंढो कि लोकेशन कौन से, ये हमारे पास ये लोकेशन, आंसर सी नहीं है, ये हमारे पास ओनली क्या है, लोकेशन है ये, यानी इस जगह पर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन प्रश्न क्या होगा, पंक्ति 5 तथा स्तंभ 1 को बदलो, पंक्ति 5 बदलो तो यहां क्या आएगा भाई, डी, यहां क्या जाएगा, ए, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा हमारे पास बी का बी, ये सी और ये डी, ठीक है। पूरा बदलना हमें जरूरत नहीं थी, वैसे हमें ये डी यहां पर आ गए, ठीक है। अब आपका पंक्ति 5 बदल दी, अब स्तंभ 1 बदलो, स्तंभ 1 बदलो तो यहां सी की जगह क्या चला जाएगा, ई। तो देन आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, ई हुआ आंसर। तो आपको आंसर देने का तरीका ये होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग में कुछ मत बदलो। जब आप ढूंढ लो लोकेशन कौन से, लोकेशन ये, फिर पर्सन में किसको पहले बदलना, जो पहले आया, जो बाद में आया उसे
बाद में बदलना, जो पहला है उसे पहले बदलना। इस रूल का ध्यान रखना। ये जितने भी हमने देखे हैं ये सारे रूल हैं। कई बार किसी प्रश्न का आंसर देते समय आपके पास ये आएगा कि इस टेबल में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। मान लो कि आपका आंसर आया बी और सी, बी भी 6 बार आ गया, सी भी 6 बार आया, तो आप आंसर कौन सा देंगे? तो आपके लास्ट में लिखा आएगा जो वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो बी और सी में से देखना, ये नहीं सीधा ई आंसर दे दो, बी और सी में से देखना कौन सा है भाई, सी। जो वर्णमाला का प्रथम अक्षर है तो बी और सी सेम आ रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे? बी। तो ये इस प्रकार आंसर देने का आपका तरीका होगा। तो आप इन सभी प्रश्न के तरीकों का ध्यान रखना, सभी रूल का ध्यान रखना, विकर्ण का ध्यान रखना, विशेष तौर से दायां बायां ध्यान रखना, से और के बाद ध्यान रखना, ऊपर नीचे ध्यान रखना। और यही जो है जो विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है, और यही आपके टेबल टेस्ट के विशेष भाग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम टेबल टेस्ट को आप इसको ध्यान से पढ़ लो, इसके रूल को। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे टेबल टेस्ट की, और जिसमें हम प्रैक्टिस पूरी कंप्लीटली प्रैक्टिस करेंगे। जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज नहीं किए हैं वो जल्दी से टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। उसका लिंक टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बाकी यदि इसके पूरे डिटेल्स चाहते हो तो वीडियो होली ओपर नाम से सेव है अपने वीडियो कैटेगरीज के अंदर, वहां जाके आप ढूंढ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।